Hi everyone, welcome again. So this will be our lecture number 7 regarding pollution and ये वाले लेक्चर में आज हम यहाँ पे देखेंगे वाटर पोल्यूशन के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट है यहाँ पे वो हम देखेंगे। एंड ये जो टॉपिक है ना वाटर पोल्यूशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे जो बायो है ना, बायो के कॉन्सेप्ट काफ़ी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं एंड बायो के काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर होंगे। तो वाटर पोल्यूशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है बच्चों के लिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके डिफरेंट चीज़ें रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन। अब जैसे हमने देखा एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, अब यहाँ पे बात आ रही है वाटर पोल्यूशन की। अब वाटर पोल्यूशन क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट वाटर बॉडीज होती हैं, लाइक ओशन हो गए, या फिर हम बोलते हैं रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए। अगर इनकी क्या हो जाए, इनकी कंटेमिनेशन हो जाए, क्लियर, या हम बोलें जो वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक फिजिकल हो गई, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल, तो इनमें अगर थोड़ी बहुत चेंज आए, इन प्रॉपर्टीज़ में अगर थोड़ी बहुत चेंज आए, किन प्रॉपर्टीज़ में जो वाटर की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर इनमें थोड़ी बहुत चेंज आए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वाटर पॉल्यूशन, जो कि बाद में इफ़ेक्ट करता है बैडली किनको, जो लिविंग बींग्स होंगे उनको बैडली इफ़ेक्ट करता है। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट सोर्स क्या होंगे, जो कि बिल्कुल आपको पता होंगे कि सोर्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि वाटर कैसे पॉल्यूट होता है। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो कि वाटर में मिलते हैं, डोमेस्टिक पेस्टिसाइड्स, जो जो भी यहाँ पे चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, तो ये बनती है कारण किसका, वाटर पॉल्यूशन का। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट सोर्स बताओ या फिर इनडायरेक्ट सोर्स बताओ। तो डायरेक्ट सोर्स यही बनते हैं फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़, जो कि हम डायरेक्टली जो है ना वाटर को हम गंदा करते हैं, तो ये कहलाते हैं डायरेक्ट सोर्स। अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें, इनडायरेक्ट में जैसे ये है कोई यहाँ पे कोई वाटर बॉडी, इसमें यहाँ पे वाटर, तो सॉइल के थ्रू यहाँ पे कोई पॉल्यूटेंट इंटर हो रहा है किसमें, वाटर में, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट सोर्स। या फिर हम देखते हैं हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, तो इन्वायरमेंट एयर पोल्यूशन में हमने पढ़ा था फोटोकेमिकल स्मॉग या फिर एसिड रेन, तो वहाँ पे जो एसिड रेन आ रही है तो वो एटमॉस्फेयर के थ्रू आ रही है, तो वो भी किसी में मिल जाती है, वाटर में, तो फिर हमारा वाटर जो होगा वो अगेन क्या होगा, वहाँ पे कंटेमिनेट होगा या फिर गंदा होगा। क्लियर। तो ये है इनडायरेक्ट सोर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, जो कि 3 होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। अब अगर यहाँ पे हम फिजिकल की बात करें, क्योंकि डिफरेंट पेपर्स में ये पूछा जाता है कि बोलो फिजिकल पैरामीटर कौन सा है, बोलो केमिकल पैरामीटर कौन सा है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ये काफ़ी डेप्थ में पढ़नी होती है। अगर मैं बात करूँ एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर या फिर एक सिविल इंजीनियर की बात करूँ, क्योंकि जो पीएचई डिपार्टमेंट में इंजीनियर इन्वॉल्व होते हैं उनका काम यही होता है डिफरेंट पैरामीटर्स चेक करना वाटर के कंटिन्यूसली। तो ये काफ़ी डेप्थ में होता है, वहाँ पे 3-4 महीने का कोर्स होता है। बट यहाँ पे मैं आपको जो भी चीज़ें मेंशन करूँगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पहला पैरामीटर टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी क्या होती है, जैसे आपको यहाँ पे पिक में दिख रही है कि टर्बिडिटी होती है मडी अपीयरेंस, या फिर हम बोलते हैं कभी कभार जो धुंधला वाटर होता है ना, या फिर मडी वाटर होता है, तो वो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टर्बिड वाटर। क्या कहलाता है, टर्बिड वाटर। तो यहाँ पे आपको टर्बिडिटी क्लियर हुई, तो ये क्या होती है, मडी अपीयरेंस होती है। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल भी देखना नहीं है कि टर्बिडिटी कैसे हम मेजर करते हैं, कितना होना चाहिए, खाली आपको याद रखना है कि टर्बिडिटी क्या है, फिजिकल पैरामीटर। नेक्स्ट कलर ऑफ वाटर, ये भी क्या है, फिजिकल पैरामीटर। देन टेस्ट एंड ऑर्डर, देन टेम्परेचर, देन सस्पेंडेड सॉलिड। ये चीज़ें कहाँ पे आती हैं, ये आती हैं फिजिकल पैरामीटर में या फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर में। क्लियर। अब यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड जो है ना, इनमें आपको 2 याद रखने हैं, या ये इनऑर्गेनिक होंगे या फिर ऑर्गेनिक होंगे। क्लियर। एक तो होते हैं डिजॉल्व्ड सॉलिड, दूसरे होते हैं सस्पेंडेड। अब सस्पेंडेड क्या होते हैं, जो कि एयर में जो कि वाटर में क्या करते हैं, तैरते हैं। क्लियर। अब ये 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक, देन नेक्स्ट ऑर्गेनिक। यहाँ पे आपको चीज़ें याद रखनी है कि इनऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक में यहाँ पे क्ले, सिल्ट, ग्लास स्पीसीज एक्स्ट्रा। नेक्स्ट ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, प्लांट फाइबर, अलगे, वुड, पोटैटो, पीस। मैंने आपको केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ाया है कि ऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक में जनरली वो चीज़ें ऑर्गेनिक कहलाती हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें केमिकल पैरामीटर्स की, तो डिफरेंट केमिकल पैरामीटर्स हैं, एक एक करके आपको यहाँ पे याद रखना है, एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं मेंशन करूँगा। पहला इंपॉर्टेंट केमिकल पैरामीटर है यहाँ पे पीएच। अब पीएच जो पोर्टेबल वाटर है या फिर ड्रिंकिंग वाटर है, कितना होना चाहिए? 6.5 टू 8.5, एंड कभी कभार आपको 6.5 टू 9 भी दिया जाएगा, बट यहाँ पे आपको याद रखना है ये स्टार्ट कहाँ पे होता है? 6.5 टू 8.5 पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, या फिर हम बोलते हैं पीएच ऑफ पोर्टेबल वाटर। यहाँ पे आपको याद रखने हैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि केमिस्ट्री में आरआरबी एसएससीओ तो उनमें काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि फिनोप्थिलीन क्या है एंड मिथाइल ऑरेंज क्या है। जो फिनोप्थिलीन है इट इज़ बेसिक इंडिकेटर, एंड जो मिथाइल ऑरेंज है दैट इज एसिड इंडिकेटर। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे एसिडिटी की। अब एसिडिटी जो होती है इसका मेन रीजन जो होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। जनरल में आपको याद रखना है कि एसिडिटी किसके कारण होती है वाटर में, तो वो इंड्यूस होती है किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अब एसिडिटी के इफेक्ट क्या है? जो पाइप्स होते हैं ना जो कि कैरी करते हैं वाटर को, तो उनमें क्या होता है? उनमें कोरोजन यहाँ पे क्या होता है? क्रिएट होता है। क्लियर? किसके कारण? एसिडिटी के कारण। एसिडिटी किसके कारण आती है? दैट इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है यहाँ पे अल्कलिनिटी, ये भी आती है केमिकल पैरामीटर में। देन हार्डनेस, यहाँ पे अगर मैं हार्डनेस की बात करूँ, केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो ये पूछा जाता है कि हार्डनेस किन के कारण होती है, तो हार्डनेस मेनली होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण। क्लियर? कभी कभी अल्मोनियम 3 पॉजिटिव भी दिया जाएगा, बट ये दो जनरली पेपर्स में पूछे जाते हैं कि हार्डनेस किन के कारण होती है। अब हार्डनेस एक्चुअल में होती क्या है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं? अगर हमारे वाटर में हार्डनेस हो तो होता क्या है? जो सोप कंजप्शन होती है, जब हम सोप को यूज़ करते हैं ताकि हम क्या करें? हम वॉश करें हमारे क्लोथ्स को, तो वहाँ पे सोप कंजप्शन जो है ना वो ज़्यादा होता है, तो हमारे जो एक्सपेंस है ना वो बढ़ जाते हैं हार्डनेस के कारण। तो हार्डनेस आपको याद रखनी है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के कारण होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लोराइड्स। अब क्लोराइड्स जो होते हैं वाटर में, दे आर मेनली ड्यू टू NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर? या फिर हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। एंड मेन जो सोर्स होता है क्लोराइड्स का दैट आर इंडस्ट्रीज। क्लियर? इंडस्ट्रीज ये मेन सोर्स होते हैं किनके? क्लोराइड्स के। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स की अगर हम बात करें, जो फ्लोराइड्स होते हैं ये गुड फॉर टीथ रहते हैं जनरली। कहाँ तक? अगर इनकी कंसंट्रेशन लेस देन 1 ppm होती है, पार्ट्स पर मिलियन, अगर इनकी कंसंट्रेशन लेस देन 1 ppm होती है तो ये गुड फॉर टीथ रहते हैं। ये आपको वैल्यू याद नहीं रखना है 1 ppm, बट आपको याद रखना है यहाँ पे जो मैं बोलूँगा टूथ इनेमल। क्लियर? काफ़ी बार डिफरेंट पेपर्स में पूछा जा चुका है कि टूथ इनेमल क्या होता है। ये होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है यहाँ पे टूथ इनेमल। क्लियर? हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट, अगर जनरली जो फ्लोराइड कंटेंट लेस देन 1 ppm है, तो जो टूथ इनेमल है ना, तो ये क्या बनता है? ये जनरली बनता है स्ट्रॉन्गर इस रेंज में। अब अगर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन ग्रेटर हुई, फॉर एग्जांपल 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm, तो यहाँ पे डिफरेंट डिजीज ओकर होती हैं। पहला यहाँ पे मॉटलिंग। अब मॉटलिंग क्या होती है? मॉटलिंग होती है डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। क्लियर? जब किसी बंदे के पीले टीथ दिखते हैं, ब्रश करने के बावजूद भी जो टीथ है ना वो पीले दिखते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि वाटर में जो फ्लोराइड कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लोरिस। अब फ्लोरिस क्या होती है? कभी कभी आपको पेपर में दिया जाएगा फ्रेजाइल बोनस भी। फ्रेजाइल बोनस किसके कारण होते हैं? फ्लोरिस किसके कारण होते हैं? दैट इज ड्यू टू फ्लोराइड्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है क्रिपलिंग ऑफ बोन्स या फिर फ्रेजाइल बोन्स या फिर फ्लोरिसिस। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेंट। अगेन अ केमिकल प्रॉपर्टी। तो नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन इन फॉर्म्स में अवेलेबल होता है वाटर में, फ्री अमोनिया नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक अमोनिया नाइट्रोजन, देन नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। जब हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, तो वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि नाइट्रेट क्या होता है एंड नाइट्राइट क्या होते हैं। क्लियर? अब जो नाइट्राइट होते हैं ये बिल्कुल डेंजरस होते हैं, तो बिल्कुल भी वाटर में ये नहीं होने चाहिए। इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है वाटर में? 0 ppm या फिर 0 mg पर लीटर। तो बिल्कुल भी ये वाटर में नहीं होने चाहिए। कौन? नाइट्राइट्स, क्योंकि इनकी स्मॉल मात्रा भी अगर होगी तो ये खतरनाक बन जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे नाइट्रेट। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। यहाँ पे आपको याद रखना है यहाँ पे NO3
नेगेटिव नाइट्रेट। अब जो नाइट्रेट है ना, इनके कारण क्या होती है, इनके कारण ब्लू बेबी डिजीज होती है, या फिर कभी कभी इसको पेपर में पूछा जाता है मिथाइल मिथेमोग्लोबोमीनिया। क्लियर, यहाँ पे आपको दिख रही है, ये है ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर ब्लू बेबी डिजीज। जनरली किन में पाई जाती है, जनरली बच्चों में पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर नाइट्राइट ज़्यादा हो जाए, क्लियर, अब अगर नाइट्राइट कंटेंट जो है ना वो ज़्यादा हो जाए किसमें, वाटर कंटेंट, वाटर में, तो इसके कारण एक फिनोमिना होती है दैट इज कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो कि हम लेक्चर के एंड में देखेंगे कि यूट्रॉफिकेशन होती क्या है। फिलहाल अभी आप यहाँ पे याद रखिए कि नाइट्राइट के कारण एक तो ब्लू बेबी डिजीज या मिथेमोग्लोबिमीनिया होता है, एंड अगर ज़्यादा हो जाए नाइट्राइटस तो वहाँ पे क्या होती है, यूट्रॉफिकेशन भी होती है। नेक्स्ट है डिसॉल्व्ड गैस। अब डिसॉल्व्ड गैस क्या क्या होते हैं, ये पेपर में पूछा जाता है कि डिसॉल्व्ड गैस कौन कौन सा है यहाँ पे। तो मीथेन H2S हो गया, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन अमोनिया NH3। क्लियर। अब मीथेन जो है होता है ना, ये एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी रखता है। H2S अगर वाटर में है तो वहाँ पे पंजेंट या फिर रोटन एग स्मेल आती है वाटर में। एंड CO2 के कारण हमने देखा कि CO2 मेन रीजन रहता है एसिडिटी में। या फिर कभी कभी आपको दिया जाएगा कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन वाटर किसके कारण होती है, दैट इज ड्यू टू CO2। एंड अमोनिया जो होता है NH3, बिल्कुल ये फिशेस जो है ना वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती है किसको, अमोनिया को, दे डाई ड्यू टू अगर अमोनिया एक्सेस में है वाटर में। क्लियर। नेक्स्ट है डिफरेंट मेटल्स, अगेन केमिकल प्रॉपर्टी। अब मेटल्स क्या क्या हो सकते हैं वाटर में, जनरली हम यहाँ पे टॉक्सिक मेटल्स की बात करेंगे। लेड हो गया, मर्करी हो गया, आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, बेरियम हो गया, यहाँ पे सिल्वर हो गया। केमिस्ट्री में मैंने ये चीज़ें पढ़ाई है, इधर इन केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये चीज़ें मैंने लेक्चर में कहीं पे मेंशन की हैं कि टॉक्सिक मेटल क्या होते हैं, एंड अच्छे से वहाँ पे कवर अप कराया है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये कनेक्टेड रहती हैं आपस में। अब अगर कैडमियम ज़्यादा है वाटर में, कैडमियम के कारण क्या होती है, किडनी फेलियर होता है। सोडियम अगर ज़्यादा है तो जनरली ये किन के लिए खतरनाक रहता है, ये प्लांट्स के लिए खतरनाक रहता है। एंड स्पेशली हार्ट एंड किडनी पेशेंट जो है ना, इनके लिए अगर सोडियम वाटर में ज़्यादा है तो इनके लिए भी ये खतरनाक रहता है। नेक्स्ट, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर जो इफेक्ट करता है वो इफेक्ट करता है ह्यूमन लंग्स को। आयोडीन हर एक बंदे को पता होगा, आयोडीन के कारण गोइटर होती है। एंड लेड के कारण क्या होती है, एनीमिया होता है, जो स्पेशली किन में पाया जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें ज़्यादा एनीमिया पाया जाता है, इनकी खून की कमी वहाँ पे। एंड साथ ही में नर्वस सिस्टम हो या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, इनको भी इफेक्ट कौन करता है, लेड। अगर लेड की कंसंट्रेशन वाटर में ज़्यादा होती है तो एक इंजीनियर जो होता है उसको ये चीज़ें चेक करनी होती है, इनको मॉनिटर करना रहता है कि कितना कंटेंट है हमारे वाटर में डिफरेंट पैरामीटर्स का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि मैंने डिफरेंट पेपर्स देखे हैं RRB स्टाफ सिलेक्शन के, वहाँ पे ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, अभी तक हमने देखा फिजिकल एंड केमिकल, नाउ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करते हैं, एक तो होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दूसरा होता है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो जिसके कारण डिजीज क्रिएट होते हैं वाटर में। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम इनडायरेक्ट टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वाटर में उनको मेजर नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया मेजर नहीं करते हैं, हम नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मेजर करते हैं। एंड वहीं से हम आइडिया लगाते हैं कि अब अगर नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया इतना है वाटर में, फॉर एग्जांपल 40% जो बैक्टीरिया है वो है नॉन पैथोजेनिक वाटर में, तो जो 60% रिमेनिंग होगा वो होगा पैथोजेनिक। एंड जो यहाँ पे कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होता है ये एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। तो हम इसी को फाइंड करते हैं वाटर में, यानी कि अगर वाटर पॉल्यूटेड है तो वहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, जो कि एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। ये एक बैसिलस होता है, बैसिलस मीनिंग यहाँ पे स्ट्रेट रॉड लाइक, तो इनकी शेप जो होती है वो रॉड लाइक होती है। एंड ग्राम नेगेटिव होता है, तो ग्राम नेगेटिव मतलब ये लीव करता है रेड स्टेन। जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग के दौरान ये रेड स्टेन लीव करता है। क्लियर। लेट मी टेक वाटर फर्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे फिशियल कोलीफॉर्म। फिशियल कोलीफॉर्म यानी कि जो हमारा वेस्ट होता है ह्यूमन वेस्ट, इसमें जनरली पाया जाता है ई कोलाई। क्लियर, ई कोलाई।
तो कहाँ पे होता है इकोलाई? तो ये जनरली होता है ह्यूमन या फिर एनिमल इंटेस्टाइन में। क्लियर? यही इंडिकेटर रहता है किसका? वाटर पोल्यूशन का। अब डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को फाइंड करने के लिए। एक होता है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट, देन मेंबर फिल्टर टेक्निक, देन मोस्ट प्रोबेबल नंबर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। एंड यहीं पे इकोलाई जो होता है ना, इसको हम एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। क्लियर? ताकि हम फाइंड करें नंबर ऑफ, यहाँ पे हम आइडिया लगाएं कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होंगे वो कितने होंगे वाटर में। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होंगे हर एक बंदे को पता होगा। जनरली पहला इफेक्ट जो होता है डिफरेंट ह्यूमन डिजीज ऑकर करते हैं, देन यूट्रॉफिकेशन, देन डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड इफेक्ट्स ऑन फूड चेन, जो कि वाटर पोल्यूशन जो होता है ये बैडली इफेक्ट करता है फूड चेन को भी। क्लियर? जब हम फूड चेन पढ़ेंगे, इकोसिस्टम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इफेक्ट होता है इन पे। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ डिजीज हैं वाटर बॉर्न हैं जो कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि डिफरेंट पेपर्स में काफ़ी बाहर आ चुके हैं कि जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में क्या क्या वाटर बॉर्न डिजीज आती है। तो कॉलरा आती है, टाइफाइड, टुल्यूरिमिया। अब वायरस के कारण वाटर बॉर्न डिजीज क्या होती है? पोलियो, हेपेटाइटिस, डायरिया। प्रोटोजोआ में क्या क्या होगा? प्रोटोजोआ के कारण डिसेंट्री, कोलिटिस। ठीक? कोलिटिस क्या होता है? कोलिटिस होता है स्वेलिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी में दो टाइप के इंटेस्टाइन होते हैं, एक तो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। कोलिटिस क्या होते हैं? जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं वो स्वेल करते हैं। एंड एंटेरिटिस ये क्या होती है? तो ये होती है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो स्वेल करते हैं। एंड देन नेक्स्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, तो ये प्रोटोजुआ पैथोजन के कारण होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हेलिमेंथिस पैथोजन, तो इनके कारण वर्म्स एंड एलिफेंथिस होते हैं। मैंने बायो में एक टॉपिक कवर किया था डिफरेंट ह्यूमन डिजीज, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से इनको कवर अप कराया है, कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया को। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो वाला लेक्चर देखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी होती क्या है। अब प्रोडक्टिविटी होती क्या है? प्रोडक्टिविटी होती है एबिलिटी ऑफ ए लेक टू सपोर्ट फूड चेन। एक लेक की कितनी एबिलिटी है ताकि ये सपोर्ट कर रहा है फूड चेन को। जनरली जो अलगे होता है ये होता है बेस इस फूड चेन का। कहाँ पे? जब हम प्रोडक्टिविटी चेक करते हैं तो हम बोलते हैं जितनी अलगल ग्रोथ ज़्यादा हो तो उतनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी हमारे वाटर में। क्लियर? तो उतनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। एंड जो वाटर क्वालिटी है ना वो लो होगी, यानी कि वाटर जो होगा वो हाईली पॉल्यूटेड होगा। अगर अलगल ग्रोथ ज़्यादा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, यानी कि अलगल ग्रोथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी। तो बट एट द सेम टाइम जो वाटर क्वालिटी है ना उस पर एक बैडली इफेक्ट पड़ता है अगर अलगल ग्रोथ ज़्यादा है या फिर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि वाटर क्वालिटी जो है ना वो कम होती है, यानी कि हमारा जो वाटर है दैट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर पॉल्यूटेड अगर अलगल ग्रोथ बढ़ती है। क्लियर? इसी के बेस पे हम डिफरेंट लेक्स जो है ना उनको डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में प्रोडक्टिविटी के बेस पे। वन इज ओलिगोट्रॉपिक, देन मेसोट्रॉपिक एंड देन यूट्रॉपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट ओलिगोट्रॉपिक एंड यूट्रॉपिक। ओलिगोट्रॉपिक लेक जो होता है इसमें बिल्कुल क्लियर वाटर होता है। क्लियर यानी कि क्लियर वाटर लेक होता है। जनरली अगर हम यहाँ पे जे.एंड.के की बात करें, जो विशनसर लेक है ना, तो ये है ओलिगोट्रॉपिक लेक विशनसर। क्लियर? सोनमर्ग में पाया जाता है। एंड वॉलर लेक की अगर हम बात करें तो वॉलर लेक को हम बोलते हैं लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो ये चीज़ें भी इस साइड में आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी आजकल पूछा जा सकता है पेपर में। तो ओलिगोट्रॉपिक लेक क्या कहलाता है? जहाँ पे क्लियर वाटर हो, यानी कि प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। अलगल ग्रोथ क्या होगी? कम होगी। क्लियर? मीसोट्रॉपिक होता है यहाँ पे मीडियम में, यानी कि यहाँ पे मीडियम अलगे होंगे एंड यहाँ पे वाटर क्वालिटी जो होगी ना वो मीडियम होगी। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे यूट्रॉपिक लेक। अब यूट्रॉपिक लेक क्या होता है? यहाँ पे हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो किसके कारण होगी? तो अलगल ग्रोथ के कारण होगी, यानी कि यहाँ पे जो अलगे हैं ना उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी। कहाँ पे? यूट्रॉपिक लेक में। एंड रीजन क्या होता है? रीजन होता है मेनली जो न्यूट्रंट्स होते हैं जो किस में जाते हैं? वाटर में। तो मेनली क्या क्या रहता है? फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। एंड अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए जाए ना पेपर में तो आप टिक करके आना फॉस्फोरस को। तो फॉस्फोरस मेन रीजन रहता है किसका? अलगल ग्रोथ का। एंड नाइट्रोजन भी रहता है, बट अगर दोनों ऑप्शन दिए जाएं तो फॉस्फोरस आप टिक करके आना। क्लियर?
तो यूट्रॉपिक लेक क्या कहलाता है? जहाँ पे हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हो, अलगल ग्रोथ क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कि जहाँ पे वाटर क्वालिटी जो होगी ना वो काफ़ी लो होगी, यहाँ पे हाईली पॉल्यूटेड वाटर होगा। क्लियर? किसके कारण होता है? डिफरेंट न्यूट्रेंट्स के कारण। न्यूट्रेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइफ स्टेज ऑफ ए लेक। तो पहले देखिए यहाँ पे है ओलिगोट्रॉपिक लेक। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर वाटर दिख रहा है, क्लियर ब्लू में जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे फिशेस वगैरह होंगी। एंड यहाँ पे देखिए जो अलगल ग्रोथ है वो काफ़ी कम है। एंड देन मीसोट्रॉपिक मीडियम। एंड यहाँ पे आइए यूट्रॉपिक में, देखिए यहाँ पे यूट्रॉपिक लेक। तो यहाँ पे वाटर जो है ना हाईली पॉल्यूटेड हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कितनी अलगल ग्रोथ हुई है, यहाँ पे साइड में देखिए, देख रहे हैं आप अलगल ग्रोथ कितनी हुई है या फिर प्लांट ग्रोथ कितनी हुई है यहाँ पे। तो मेन रीज़न क्या होता है? जो सनलाइट होती है ना, जो हमारा सन होता है, तो वो यहाँ पे पिनिट्रेट नहीं कर पाएगा। क्लियर? सन जो है ना वो पिनिट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलगल ग्रोथ ज़्यादा हुई है, प्लांट ग्रोथ ज़्यादा हुई है, तो जो सनलाइट है ना वो नीचे यहाँ पे पिनिट्रेट, यहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँचेगी। तो होगा क्या फिर? होगा ये कि जो यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है ना वो बैडली इफेक्ट होगी, क्योंकि उनको भी सनलाइट की नीड होगी। तो यहाँ पे क्या डेवलप होंगे? यहाँ पे फिर एन एरोबिक कंडीशंस डेवलप होंगी। क्लियर? एन एरोबिक कंडीशन। फिर यहाँ पे डिफरेंट गैस रिलीज होंगी जो कि हाईली हार्मफुल रहती है एक्वेटिक लाइफ में। तो यहाँ पे फिशेस वगैरह जो होंगी उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे यूट्रॉफिकेशन। अब यूट्रॉफिकेशन मैंने यहाँ पे आपको स्टेप वाइज समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे यूट्रॉफिकेशन एक्चुअल में होती क्या है? पहले हम बोलते हैं यूट्रॉपिक होती है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। हम बोलते हैं किसी बंदे की एज होती है कब? यानी कि पहले जो होता है बंदा क्या होता है? बंदा यंग होता है, फिर धीरे धीरे जितना टाइम बढ़ता है तो बंदा क्या होता है? एजिंग आती है उसमें। क्लियर? एजिंग आती है, बूढ़ा हो जाता है। तो सेम किसके साथ होता है? एक ले के साथ। पहले ले किस फॉर्म में होता है? ओलिगोट्रॉपिक फॉर्म में। देन धीरे धीरे कहाँ तक पहुँचता है ये? फिर धीरे धीरे यहाँ पे यूट्रॉपिक लेक की शेप जो है ना वो इख्तियार करता है। एंड एक और लेक होता है जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, वो होता है सेनिसेंट लेक। सेनिसेंट जो कि एक बेकार लेक होता है। एंड ये एक्चुअल में लेक होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी क्लियर वाटर आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? यहाँ पे खाली आपको मडी अपीयरेंस मिलेगी। क्लियर? तो ये है यहाँ पे एजिंग। तो ओलिगोट्रॉपिक यंग लेक एंड एजिंग में एक क्या शेप अटेन करता है? यूट्रॉपिक लेक। क्लियर? तो हम बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन क्या होती है? नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक, यानी कि लेक का बूढ़ा होना। अब ये किस कारण होती है? अभी मैंने मेंशन किया, ये होती है एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रेंट्स के कारण। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। ये है कोई लेक यहाँ पे, तो ये है लेक में वाटर। क्लियर? लेक में है यहाँ पे वाटर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हैं साइड में कोई हमारे प्लांट है, हम क्या कर रहे हैं? हम प्लांट्स को मैन्योर देते हैं। क्लियर? मैन्योर देते हैं। तो उस मैन्योर में क्या होती है? उस मैन्योर में इन्वॉल्व रहता है पोटाश, यानी कि पोटाशियम एंड नाइट्रोजन। एंड ये जो है ना धीरे धीरे यहाँ पे मिलेगा। किधर? जो लेक का वाटर है ना, जब हमने प्लांट्स पे अप्लाई किया, रेन आ गया, कुछ और रीजन हुआ, फ्लडिंग हुई, तो ये जो वाटर है ना ये इसमें मिलेगा, जिसमें क्या था? पोटाश था या फिर नाइट्रोजन था। तो ये लेक जो है ना इसमें अब क्या होंगी? इसमें अब यूट्रॉफिकेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि ये किसके कारण होती है? मेनली होती है ड्यू टू पोटाशियम एंड नाइट्रोजन। क्लियर? जो कि मैनवर में पाए जाते हैं। तो एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रेंट, इन्हीं को हम न्यूट्रेंट भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब जब यहाँ पे पोटाश एंड नाइट्रोजन आ गए, तो पोटाश एंड नाइट्रोजन जो होता है ना ये फूड होते हैं किसके? अलगे के लिए। जो अलगे होता है ना वो इनको ईट करते हैं और उनकी ग्रोथ होती है, उनका रिप्रोडक्शन होता है, तो उनकी हाई ग्रोथ होती है। कभी कभार पेपर में पूछा जाता है अलगल ब्लूम, तो यहाँ पे अलगल ब्लूम होगा, यानी कि हाई ग्रोथ ऑफ अलगे या हाई अलगल ग्रोथ होगी। अब क्या होगा? अभी मैंने आपको मेंशन किया, जो सनलाइट होगी वो ब्लॉक होगी, क्योंकि यहाँ पे अलगे अब ग्रो करेंगे, अब सनलाइट जो है ना वो नीचे नहीं आएगी। तो नीचे क्या कंडीशंस डेवलप होंगी? एन एरोबिक कंडीशन। तो यहाँ पे डेथ होगी डिफरेंट प्लांट्स की। जो नीचे प्लांट्स होते हैं या फिर एक्वेटिक लाइफ होती है, फिशेस वगैरह, उनकी जो डेथ है ना वो ओकर होगी। एंड वो क्या अब करेंगे स्टार्ट? उनका डिकम्पोशन होगा अंडर एन एरोबिक कंडीशन। क्लियर? उनका डिकम्पोशन यहाँ पे स्टार्ट होगा अंडर एन एरोबिक कंडीशन। जब भी एन एरोबिक कंडीशन अटेन होती है, जब भी डिकम्पोशन होती है, तो वहाँ पे गैसेस रिलीज होते हैं, लाइक CH4 हो गए, डिजॉल्व्ड गैस, CH4, H2S, मीथेन वगैरह यहाँ पे निकलेंगे, जो कि हाईली हार्मफुल रहते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए। एंड अब जो यहाँ पे BOD लेवल्स हुए ना, BOD लेवल यहाँ पे हाई होगी। BOD क्या होता है आगे हम देखेंगे, खाली आप याद रखो यहाँ पे BOD लेवल जो है ना वो हाई होगी, यानी कि ऑक्सीजन डिमांड जो होगी एक लेक की,
यहाँ पे वो ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन अब हमें सप्लाई करना होता है। क्लियर? या फिर हम बोलेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन डिप्लीशन होगा, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी ये वाले पोर्शन में, नीचे में जहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे अलगल ग्रोथ हुई है एंड यहाँ पे सनलाइट पिनिट्रेट नहीं कर रही है, तो इस पोर्शन में ऑक्सीजन डिप्लीशन होगा, यानी कि ऑक्सीजन गायब होगा। क्लियर? एंड हम बोलेंगे जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल है ना वो डिक्रीज होंगी, यानी कि जो ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल था या फिर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स जो है ना वो डिक्रीज होंगी। तो ये फिनोमिना क्या कहलाती है? ये फिनोमिना यूट्रॉपिकेशन कहलाती है। इन जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, कोई भी एक आपको स्टेटमेंट में दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूट्रॉपिकेशन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यूट्रॉपिकेशन होती क्या है एंड किस कारण होती है। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे बीओडी। अब बीओडी क्या होता है? बीओडी हम बोलते हैं, बीओडी की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिया जाएगा एंड बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं डेफिनेशन में, तो अच्छे से यहाँ पे समझो। बीओडी होता है अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। क्लियर? अभी हमने यहाँ पे देखा यूट्रॉपिकेशन के कारण क्या होगी, नीचे एन एरोबिक कंडीशन होगी, यानी कि जो ऑक्सीजन होगा वो गायब होगा। अब हमें क्या करना है, अगर हमें इस लेक को क्या करना है, अगर हमें इस लेक को फिर क्या बनाना है, ओलिगोट्रॉपिक, यानी कि फिर वही यंग लेक, यानी कि यूट्रॉपिकेशन को ख़त्म करना है, अब हमें यंग लेक बनाना है, तो हमें ऑक्सीजन सप्लाई करनी होगी नीचे। क्लियर? हमें ऑक्सीजन सप्लाई करनी होगी। तो बीओडी क्या कहलाता है? अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम या फिर सीवेज या फिर पॉल्यूटेड वाटर अंडर एरोबिक कंडीशन बाय बायोलॉजिकल मीन्स। तो बायोलॉजिकल मीन्स के कारण जो भी हमें ऑक्सीजन या डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर होगा, तो जो कि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाए। क्लियर? वो ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ये कहलाता है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कभी कभार यहाँ पे आपको बीओडी बोला जाएगा कि बीओडी यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है, तो बीओडी याद रखिएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को डिफाइन करता है। एंड जनरली जो स्टैंडर्ड बीओडी होता है ये होता है किस टेम्परेचर पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे। खाली आपको याद रखना है टेम्परेचर की, स्टैंडर्ड बीओडी को हम मेजर करते हैं किस टेम्परेचर पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब बीओडी जो होता है ये होता है इंडिकेटर। किसका इंडिकेटर? वाटर पॉल्यूशन का। क्लियर? वाटर पॉल्यूशन का। अगर बीओडी ज़्यादा है, यानी कि अगर अमाउंट ऑफ बीओडी ज़्यादा लग रहा है हमें, तो हम बोलते हैं जो वाटर है वो हाईली पॉल्यूटेड है। क्लियर? यानी कि हाईली पॉल्यूटेड बाय ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? अगर बीओडी लेवल कम है तो हम बोलेंगे लेस पॉल्यूशन है किसमें? वाटर बॉडी में। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि बीओडी क्या इंडिकेट करता है, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया कि अगर यूट्रॉपिकेशन होगी तो बीओडी लेवल जो है ना वो राइज होगी, यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगी। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आए हुए एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ह्यूमन वेस्ट काज वाटर पोल्यूशन। तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, तो यहाँ पे कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो कि एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को हम फाइंड करते हैं। क्लियर? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर। तो वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर किसे हम कहते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नहीं, बीओडी को हम मेंशन करते हैं कि जो बीओडी होता है ये हमें इंडिकेट करता है। इसी से हमें पता चलता है कि वाटर कितना पॉल्यूट है या फिर वाटर कितना क्लियर है। क्लियर? नेक्स्ट, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वाटर विल काज डिजीज इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे ह्यूमन एंड एनिमल की बात हो रही है, तो हार्ट डिजीज, कैंसर, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजीज नन। तो मेनली जो वाटर के कारण होती है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होती है, वो मेनली किन को इफेक्ट करते हैं? जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उनको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, डाइजेस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। डिजॉल्व्ड हाइड्रोजन, डिजॉल्व्ड नाइट्रोजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यही यहाँ पे करेक्ट रहेगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्लियर? यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक वैल्यू मैं आपको मेंशन करता हूँ। अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेस देन 4 ppm, ppm में इसको हम मेजर करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेस देन 4 ppm हो जाए तो एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जो फिश लाइफ होती है वो बैडली डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है? बैडली डैमेज। एंड अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना पहुंच जाए वाटर का, किसी भी वाटर का 0, तो वहाँ पे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या फिशेस वगैरह होते हैं तो उनकी डेथ होती है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है किसकी? एक्वेटिक लाइफ की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर। गार्डियसिस मैंने आपको मेंशन किया,
देन एमोबाइस मेंशन किया, टाइफाइड मेंशन किया, कहाँ पे, वाटर बोरन डिजीज में। तो डेंगू यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप, क्योंकि डेंगू किसके कारण होता है, मच्छर के कारण होता है, मैंने आपको ह्यूमन डिजीज में पढ़ाया था। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 2 को एलिमिनेट कीजिए, तो 2 यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्लियर। गार्डियस एमोबाइस टाइफाइड जो कि है पॉल्यूटेड वाटर के कारण डिफरेंट डिजीज ऑकर होती हैं। नेक्स्ट, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। तो नेचुरल एजिंग ऑफ लेक क्या कहलाता है, यूट्रॉफिकेशन। नेक्स्ट, परमिसिबल लिमिट ऑफ पीएच ऑफ पोर्टेबल वाटर कितना होता है, 6.5 to 9। विच आर द फॉलोइंग इज फिजिकल पैरामीटर। तो फिजिकल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया कि फिजिकल में क्या क्या आती है, टर्बिडिटी, कलर, ऑर्डर, सस्पेंडेड सॉलिड, तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे टर्बिडिटी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, दिस सर्टन पार्ट्स ऑफ वाटर बॉडीज कंटेन मोर नंबर ऑफ अलगे, मोर नंबर ऑफ अलगे, दिस इज बिकॉज, यानी कि अलगल ग्रोथ है ना वो ज़्यादा है। अब बोल रहा है किसके कारण है, ड्यू टू फेवरेबल इन्वायरमेंट, ड्यू टू एक्सेस न्यूट्रंट्स इन वाटर, तो यही करेक्ट रहेगा, ड्यू टू एक्सेस न्यूट्रंट्स इन वाटर। यानी कि अगर फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन जो है, जिनको हम न्यूट्रंट्स बोलते हैं, अगर ये वाटर में ज़्यादा है तो इनके कारण अलगल ग्रोथ होती है एंड उसके कारण पॉल्यूशन होता है या फिर यूट्रॉफिकेशन होती है। नेक्स्ट, बीओडी इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। क्लियर। ऑफ विच पॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पे बोल रहा है बीओडी इज एन इंडिकेटर ऑफ विच पॉल्यूशन, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं एयर, नॉइज, एक्वाटिक एनवायरनमेंट, देन थर्मल पॉल्यूशन। तो एक्वाटिक या फिर हम बोलते हैं वाटर, तो बीओडी जो होता है ये रहता है किसका इंडिकेटर, वाटर पॉल्यूशन का। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आई तो लेक्चर को अच्छे से दोबारा देखना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।